नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने किया था कक्षा 12वीं का सैंपल पेपर, जो कि हिंदी ऐच्छिक के लिए सीबीएसई द्वारा ही निर्धारित है। तो उस सैंपल पेपर को करके आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको अपने पेपर की तैयारी किस प्रकार करनी है और उसमें आपको किन किन अंशों पर अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखकर कहा कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दीजिए, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने में कुछ परेशानी आ रही है। तो आपकी इसी आवश्यकता को अनुभव करते हुए मैंने आज ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित ही वीडियो बनाया है। इस वीडियो में प्रथम पाठ जो काव्य खंड का है, श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, उसमें उनकी दोनों कविताओं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। विषय वस्तु पर आधारित ये सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। यदि फिर भी आपको कहीं पर कोई समस्या आ जाए तो इन कविताओं की व्याख्या से संबंधित वीडियोस मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं और उससे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके पश्चात आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो अपने आप दे पाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से ये अपना पाठ तैयार कर लीजिए। इसके लिए यदि आपको किसी भी तरह की मेरी कोई सहायता की आवश्यकता अनुभव हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं अवश्य आपकी मदद करने का प्रयास करूंगी, पर उसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स भी आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो अधिक बात ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखते हैं देवसेना का गीत के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? 4 विकल्प हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, स्कंदगुप्त। दूसरा प्रश्न, देवसेना किस प्रदेश की राजकुमारी थी? मालवा, मगध, अवध या सिंध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क, मालवा प्रदेश की राजकुमारी थी। तीसरा प्रश्न, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और उपमा, या उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश, या अनुप्रास और मानवीकरण, या फिर रूपक और अनुप्रास? तो सही उत्तर होगा अनुप्रास और मानवीकरण, क्योंकि नीरवता और अनंत को यदि हम देखें तो दोनों के अंत में त आ रहा है। इसी प्रकार अनंत और अंगड़ाई में दोनों में ही प्रारंभ में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। और यहाँ अकेलेपन को, नीरवता को एक इंसान की तरह, मानव की तरह अंगड़ाई लेते हुए दर्शाया गया, इसीलिए मानवीकरण अलंकार। तो ग विकल्प सही है, अनुप्रास और मानवीकरण। चौथा प्रश्न देखिए, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में किस अलंकार की छटा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? सही विकल्प होगा उपमा क, क्योंकि आंसू से जहाँ पर भी हमारा से, सा, सम, सी, समान जैसे कोई भी शब्द दिखाई दे जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। आगे प्रश्न संख्या 5, बंधु वर्मा कौन था? और इसके भी 4 विकल्प हैं, मालवा का राजा, या देवसेना का भाई, या हूणों का शत्रु, या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा बंधु वर्मा, उपरोक्त सभी, क्योंकि वह मालवा का राजा भी था, देवसेना का भाई भी था, हूणों का शत्रु भी था। तो घ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है?
अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ग, रूपक, क्योंकि जीवन रूपी रथ पर, तो रूपक अलंकार। 7वां प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में देवसेना का कौन सा भाव व्यक्त होता है? हास परिहास, वेदना, सहानुभूति या घृणा? तो सही विकल्प है वेदना, ख। 8वां प्रश्न, तरु छाया में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है तरु छाया यानी तरु की छाया, तो तत्पुरुष समास होगा, ग विकल्प सही है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता देवसेना का गीत में नहीं है? चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, बोधगम्यता या कलिष्टता? तो सही विकल्प क्या होगा? कलिष्टता, क्योंकि इस गीत में चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, बोधगम्यता सभी उपलब्ध है। 10वां प्रश्न, देवसेना का गीत की भाषा है? क, आम बोलचाल की, ख, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या फिर ग, ब्रज भाषा, घ, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली? तो सही विकल्प क्या होगा? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। 11वां प्रश्न, देवसेना ने अपनी आशा को डैश कहा है? क्या कहा है? सहेली, बावली, प्रतिद्वंद्वी या साथी? सही उत्तर है बावली कहा है। आगे प्रश्न संख्या 12, प्रलय चल रहा अपने पथ पर में अलंकार है कौन सा? मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? तो सही उत्तर क्या होगा? 12वें प्रश्न का सही उत्तर है मानवीकरण यानी विकल्प संख्या क, क्योंकि यहाँ पर प्रलय को मानव के रूप में ही दर्शाया गया है जो अपने पथ पर चल रहा है। प्रश्न संख्या 13, देवसेना का गीत में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? शांत, वात्सल्य, ओज या वियोग श्रृंगार? सही उत्तर वियोग श्रृंगार। प्रश्न संख्या 14, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर होगा व्यंजना। 15वां प्रश्न, देवसेना की निराशा का कारण है? इच्छाओं का अपूर्ण रहना, स्वाभिमान चकनाचूर हो जाना, परिवार के सदस्यों से अनबन रहना या राज दरबार में अपमान होना? तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प संख्या क, इच्छाओं का अपूर्ण रहना। 16वां प्रश्न, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? देवसेना, विजया, कार्नेलिया या मालविका? सही उत्तर विजया, ख विकल्प संख्या। और प्रश्न संख्या 17, देवसेना का गीत जिस नाटक से लिया गया है वह किस काल की रचना है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या रहस्यवाद? सही उत्तर है छायावाद। 18वां प्रश्न, मैंने भ्रमवश मधुकरियों की भीख लुटाई में मधुकरियों का अर्थ है क्या? अनाज के दाने, मधुर वचन, मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया शहद या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अनाज के दाने। 19वां प्रश्न, गहन विपिन का अर्थ है? घना जंगल, गहरा कुआं, गहरी झील, घनघोर अंधकार? सही उत्तर क्या होगा? क, घना जंगल। 20वां प्रश्न, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की, में तृष्णा भरी नजरें किसकी थीं और उनसे कौन बचता फिर रहा था? स्कंदगुप्त और देवसेना, यानी यह है सतृष्ण दीठ स्कंदगुप्त की थी और उससे देवसेना अपने आप को बचाए फिर रही थी, या फिर दीठ तो स्कंदगुप्त की थी और विजया बचाए घूम रही थी, या संसार के लोगों की सतृष्ण दीठ थी और देवसेना बचाए फिर रही थी, या फिर हूणों की सतृष्ण दृष्टि थी और विजया बचाए घूम रही थी? सही उत्तर होगा ग,
संसार के लोगों की तृष्णा भरी नजरें थी और उनसे स्वयं को देवसेना बचाती हुई घूम रही थी। अब हम देखते हैं प्रसाद जी की दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत के बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत किस नाटक का अंश है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर सूर्यगुप्त? तो इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त, यानी विकल्प संख्या ख। दूसरा प्रश्न, अरुण का अर्थ है लालिमा युक्त, नीलिमा युक्त, जगमग सफ़ेदी या फिर हरियाली युक्त? सही उत्तर होगा लालिमा युक्त, विकल्प संख्या क। तीसरा प्रश्न, बरसाती आँखों के बादल में व्यंजित अर्थ है बादलों की तरह बरसती आँखें, बरसात के लिए तरसती आँखें, आँखों की आकृति वाले बादल या आँखों के आगे बादल छा जाना? तो सही विकल्प है बादलों की तरह बरसती आँखें, यानी दूसरों के दुख को देखकर जिस तरह से बादलों से जल बरसता है, बरसात होती है, ठीक उसी तरह से आँखों से आंसू बरसना। और चौथा प्रश्न है, हेम कुंभले उषा सवेरे में कौन सा अलंकार है? उपमा, मानवीकरण, रूपक या ख व ग दोनों? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा घ, क्योंकि यहाँ पर मानवीकरण और रूपक दोनों ही अलंकार बन रहे हैं। हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा, और ये किस चीज़ का घड़ा है? सूर्य को घड़े का रूप दिया गया है। सूर्य रूपी सोने के घड़े को लेकर उषा रूपी सुंदरी, तो यानी यहाँ पर मानवीकरण भी हुआ और रूपक भी, तो इसलिए ख व ग दोनों ही सही हैं, तभी घ विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी कार्नेलिया के गीत की विशेषता है? संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता या उपर्युक्त सभी? यहाँ सही होगा उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न, लघु सूरधनु से पंख पसारे में प्रयुक्त अलंकार है कौन से वाला? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक? तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? लघु सूरधनु से, यहाँ पर बच्चों से आया है, इसीलिए उपमा अलंकार बनेगा, क्योंकि जहाँ भी कहीं पर हमें सा, से, सी, समान, सरिस दिखाई देता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 7, बिंब सृजन में कौन सा तत्व सहायक है? रस, छंद, अलंकार या चित्रात्मकता? तो सही विकल्प क्या है? चित्रात्मकता, क्योंकि यदि भाषा चित्रात्मक होगी तो आँखों के आगे उसका एक दृश्य सा, एक छवि सी उभर आएगी, और यही बिंब सृजन है। अगला प्रश्न है, तामरस किसे कहते हैं? कमल, तांबा, तीखा रस या क व ख दोनों? तो सही विकल्प है घ, क व ख दोनों, क्योंकि तामरस का अर्थ कमल भी होता है और तांबा भी। आगे आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, उड़ते खग में व्यंजित अर्थ है उड़ान भरते पक्षी, विदेशों से आने वाले शरणार्थी, विदेश में जा बसे भारतीय नागरिक या किसी एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले लोग? तो सही उत्तर क्या होगा? विदेशों से आने वाले शरणार्थी, यानी विकल्प संख्या घ, ख। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री, या देवसेना की सखी, या चंद्रगुप्त की बहन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री, विकल्प क। 11वां प्रश्न, कार्नेलिया ने यह गीत किस नदी के तट पर बैठकर गाया? गंगा, यमुना, सिंधु या गोदावरी? सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी। आगे प्रश्न संख्या 12, कार्नेलिया का गीत में किस रस की अनुभूति होती है? करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या शांत रस? तो सही विकल्प है शांत रस।
13वां प्रश्न, इस गीत में किस काव्य गुण की प्रधानता है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या क व ग दोनों? तो यहाँ पर जो काव्य गुण हमें नज़र आता है कार्नेलिया का गीत में वह है प्रसाद गुण भी और माधुर्य गुण भी, यानी हमारा विकल्प घ ही ठीक होगा। अगला प्रश्न है, इस गीत में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर ख व ग दोनों? तो सही उत्तर क्या बनेगा हमारा? ख व ग दोनों, अर्थात विकल्प संख्या घ, क्योंकि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति भी है और व्यंजना भी। 15वां प्रश्न, अनंत का अर्थ है समुद्र, अंतहीन, क व ख दोनों या फिर जो नीचे न झुके? तो बच्चों अनंत के अर्थ समुद्र भी होता है और अंतहीन भी, यानी ये दोनों ही सही हैं, इसीलिए ग विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे में हेम कुंभ किसके लिए प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है? चमचमाती धूप, उगता सूरज, डूबता सूरज, स्वच्छ आसमान? तो इसमें से सही विकल्प क्या बनता है? उगता सूरज। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, या नदी के दो किनारे मिलते हुए दिखाई देते हैं, या नदी समुद्र से मिलती है, या पर्वत से नदी निकलती है। सही उत्तर क्या होगा? क। धरती और आकाश मिलते हुए जहाँ पर दिखाई दे वही होता है क्षितिज। आगे प्रश्न संख्या 18, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा में तारों के किस स्वरूप की बात कही गई है? तारों के टिमटिमाने की, तारों के छिपने की, मस्ती में चूर होकर अधिक चमकने की, या मस्ती में तारों के ऊँघने की? तो सही विकल्प यही है, मस्ती में तारों के ऊँघने की। ऊँघने से अभिप्राय क्या है कि इस समय तारे छिपने लगते हैं, जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे तारे छिपने की दिशा में चले जाएंगे, वे छिपने लगेंगे, और इसी को ही यहाँ कवि ने नाम दिया है कि वे ऊँघने लगते हैं। आगे प्रश्न संख्या 19, कवि ने अनजान क्षितिज किसके लिए प्रयोग किया है? विदेशी आक्रमणकारियों के लिए, पड़ोसी देशों के लिए, बाहर से आने वाले शरणार्थियों के लिए, या अनजानी वस्तुओं के लिए? तो सही विकल्प क्या है? बाहर से आने वाले शरणार्थियों के लिए, यानी विकल्प संख्या ग। आगे 20वां प्रश्न, शीतल मलय समीर सहारे पंक्ति में मलय है, क्या है? मलयुक्त, मलिन, दक्षिण भारत का चंदन के वृक्षों से भरा पर्वत, या फिर लय युक्त? सही उत्तर है ग, दक्षिण भारत का चंदन के वृक्षों से भरा पर्वत। मैं समझती हूँ बच्चों अब आपकी काफ़ी हद तक यह समस्या हल हो गई होगी कि अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे करेंगे। तो बस अभ्यास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और हमारे बच्चे तो सच में ही मेहनत से पीछे हटने वाले तो हैं नहीं, तो खूब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और अवश्य ही सफल होंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।